चलो, हमने कहाँ तक पढ़ा था अभी लास्ट क्लास में? आई थिंक ये वाला क्वेश्चन मैंने तुम्हें करवाया था, इसकी प्रेजेंटेशन रही थी, ठीक है। व्हाट आई टॉट यू वाज कि आपने मटेरियल की वैल्यूएशन कैसे करनी है। मटेरियल की वैल्यूएशन मतलब मटेरियल रिसीव्ड की वैल्यूएशन। अभी मटेरियल इशूड भी देखेंगे, ठीक है। अभी जो आपको मटेरियल मिला है उसके ऊपर हमने 2 क्वेश्चंस देखे थे, राइट। और इसके ऊपर एक क्वेश्चन मैं जाते हुए करवाऊंगा अभी, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए नया पढ़ते हैं, क्वेश्चंस तो हम करेंगे अभी, ठीक है। नया कॉन्सेप्ट है। लाइक आई टोल्ड यू, इन्वेंट्री कंट्रोल के अंदर हमने देखा क्या क्या कि सामान आपका आया, उसको कंट्रोल करना है। याद है वो इनिशियल वाला टॉपिक, मटेरियल प्रोक्योरमेंट, ठीक है। इसके अंदर 2 चीजें पड़ी थी, मटेरियल प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर क्या है और जो गुड्स रिसीव्ड हुए उसकी वैल्यूएशन कैसे करते हो, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन तुम्हारा पेपर में आया हुआ भी है, ठीक है। फिर अब जो नेक्स्ट आता है वो आता है मटेरियल स्टोरेज एंड मटेरियल यूसेज। मटेरियल को स्टोर कैसे करते हैं और उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, राइट। अगर तुम इनिशियल वो देखो तो ये 2 मैं करा चुका हूं, राइट। स्टोरेज के लिए मैं थोड़ा सा रुक रहा हूं बिकॉज वो थियोरेटिकल और तुम बोर हो जाओगे। तो स्टोरेज के अंदर ऐसा आता है कि जो स्टोर कीपर है उसकी ड्यूटीज क्या है, तुम्हें थोड़ा बहुत पता भी, और इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है नहीं। साथ साथ वो क्या क्या कंट्रोल्स लगा सकते हैं, जैसे बिन कार्ड वगैरह का सिस्टम है, या स्टोर कार्ड्स हो गए, या स्टोर लेजर्स हो गए। ये सब तुम कभी अगर कंपनी की, तुम तो नहीं गए होंगे शायद अभी तक ऑफिस वगैरह में ना, कभी तुम स्टॉक ऑडिट वगैरह पे जाओ ना, तो वहां पे आज के टाइम पे भी जो छोटे बिजनेसेस होते हैं वो अपने बैग्स वगैरह पे ना छोटे छोटे बिन्स लगा के रखते हैं, कार्ड्स लगा के रखते हैं। वो छोड़ो, तुम किसी उस पे गए हो किराना की दुकान पे, उसके यहाँ कट्टे भरे रख के रहते हैं, बोरे भरे रखे रहते हैं जिसमें वो सामान वगैरह रखता है, उसके ऊपर वो बैग लगा के रखता है। इनफैक्ट अगर किसी तुम डिपार्टमेंटल स्टोर में भी गए हो ना, किसी ऐसे आपका रिलायंस स्टोर वगैरह, तो वहां पे भी वो लोग कार्ड डाल के रखते हैं कि है क्या चीज और इसका रेट क्या चल रहा है ना। वो तो सेलिंग पर्पज से है। लेकिन कंपनी जब अपनी खुद की इन्वेंट्री को मैनेज करना चाहती है तो बिन कार्ड्स लगा के रखती है, तो उसमें वो क्वांटिटी वगैरह रखते हैं कितना किलो है। ये सब काम किसका होता है? स्टोर मैनेजर का होता है, ठीक है। स्टोर मैनेजर कहाँ होता है? जहां पे सामान स्टोर है, ठीक है। फिर इसमें स्टोर कार्ड्स भी हैं, ठीक है। स्टोर कार्ड्स पे वो बेसिकली जो आपका जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है या फिर जो आपका कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट होता है, ये सब फर्दर मोर डिटेल रखता है। और फिर कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट तो लेजर्स वगैरह बना के रखता है, इन सब के बारे में है वो। और वो तुम पढ़ोगे तो बोर हो जाओगे, क्योंकि आज के टाइम में ना ईआरपी सिस्टम आ चुका है और ये सैप वगैरह यूज होता है, तो इसके अंदर ऑटोमेटिकली सारी चीजें मैनेज होती है कि इन्वेंट्री कितनी है। द मोमेंट यू परचेज इट, वो आपकी इन्वेंट्री में आ जाता है और वो बुक्स के थ्रू ही मैनेज हो पाता है। इन्वेंट्री के सिस्टम्स ही बताऊंगा, वहां पे भी पढ़ेंगे कैसे आप डॉक्यूमेंट्स के थ्रू ही आधी चीजें मैनेज कर लेते हो। तो आज के टाइम में ना ये आपका बार कोड वगैरह सिस्टम आ गए हैं, तो इसकी वजह से ना ये थोड़ा आउटडेटेड हो चुका है इन बिग फॉर्म्स। लेकिन छोटी फॉर्म्स आज भी इसको यूज करती है, और क्योंकि हमारे सिलेबस का पार्ट है तो हमें पढ़ना भी चाहिए। बट आई विल लीव इट फॉर नाउ, क्योंकि ये बिल्कुल थियोरेटिकल है, इसमें प्रैक्टिकल कुछ है ही नहीं और तुम बोर भी हो जाओगे, तो इसको बाद में कर लेंगे। नेक्स्ट कम्स इन्वेंट्री कंट्रोल, ठीक है। इन्वेंट्री कंट्रोल, इसके बारे में थोड़ा सा शायद डिस्कस किया था हमने, आई डोंट नो किया है या नहीं किया था। ये देखो, ये वाला जो स्टोर कीपर वगैरह है, ये मैं तुम्हारे सामने इसके लाइव नोट्स बनाऊंगा, बिन कार्ड्स वगैरह ये सब, ठीक है। वो बाद में बात कर लेंगे। इन्वेंट्री कंट्रोल, इसके अंदर हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि मेरे पास प्रॉपर इन्वेंट्री रहनी चाहिए, ना तो कम इन्वेंट्री ना ज्यादा इन्वेंट्री। कम इन्वेंट्री जिसको हम बोलते हैं कि अंडर स्टॉक हो गया। अंडर स्टॉक मतलब जितना स्टॉक रिक्वायर्ड है उतना नहीं है। या कैन कम अ सिचुएशन जहां पे स्टॉक आउट ही हो गया। स्टॉक आउट मतलब स्टॉक है ही नहीं। स्टॉक आउट सिचुएशन बहुत रिस्की होती है, बिकॉज इससे प्रोडक्शन हॉल्ट हो जाती है। प्रोडक्शन हॉल्ट होगी तो इससे सिर्फ प्रोडक्शन हॉल्ट होने से सिर्फ ये नहीं कि आपका काम रुक गया, आपकी कॉस्ट की जो है बर्बादी होती है, बिकॉज आपको खाली लेबर को पैसा तो देना ही है। वो तो आया है काम करने, तुम्हारे पास काम नहीं है तो इसमें उसकी क्या गलती, वो तो पैसे लेगा। तो दिस लीड्स टू अ लॉट ऑफ वेस्टेज। चलो मटेरियल का वेस्टेज भले ही ना हो रहा हो, बट इट विल लीड टू वेस्टेज ऑफ लेबर, अदर एक्सपेंसेस, एंड समवेयर मटेरियल का भी हो सकता है। सोचो आपने एक बैच बनाना शुरू कर दिया और उसके बाद उसका अदर इनपुट है ही नहीं, जिसकी वजह से वो इनपुट भी खराब होना है। समझ में आया? आपके पास कोई पर्टिकुलर केमिकल नहीं है जिसकी वजह से प्रोडक्शन आगे बढ़ ही नहीं सकती, तो जो इनिशियली आपके वो डली हुई चीज है वो खराब हो जाएंगी, तो मटेरियल का वेस्टेज भी हो सकता है। ओवर प्रोडक्शन क्या होता है? ओवर प्रोडक्शन मतलब जो आपके पास इन्वेंट्री भर भर के रखी है, ये
आपका रिस्की इसलिए क्योंकि इससे कैपिटल ब्लॉक होती है। आपने तो पैसा लगा दिया, अब वो पैसा आपका जब तक नहीं रिलीज होगा, जब तक आप उसको सेल नहीं करोगे इन्वेंट्री को, और आपके पास इन्वेंट्री क्या है, ज्यादा पड़ी है, ज्यादा पड़ी मतलब इन्वेंट्री बिक नहीं रही है, तो दैट इज ऑल्सो अ रिस्क बिकॉज दैट लीड्स टू ब्लॉकेज ऑफ योर कैपिटल, मनी की ब्लॉकेज होती है। ऑल्सो हो सकता है चीज पुरानी हो जाए, रखे रखे आपने तो बना के रख दी पूरे साल भर की, बाय द टाइम यू सेल इट फैशन ही चेंज हो गया, ऑब्सोलेंस में खराब पुराना हो गया, फैशन टेस्ट चेंज हो गया, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई। या फिर हो सकता है कि उसमें पिलफरेज वगैरह छलक गया, लीक हो गया, खराब हो गया, चूहे खा गए उसको, ठीक है, ये सब चीजें भी वहां पे हो सकती है। पेरल्स आ सकते हैं। पेरल्स क्या होता है, आपकी जो जैसे नेचुरल पेरल्स हो गए, जैसे कि आपका फ्लड आ गई, आग लग गई, इन सब की वजह से भी आपका स्टॉक लॉस हो सकता है। तो वी हैव टू क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन ओवर स्टॉक एंड अंडर स्टॉक, एंड दैट इज माई ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। ठीक है, इन्वेंट्री कंट्रोल कैसे एक्सरसाइज की जाती है, उसके कुछ आपके पास टूल्स हैं। जैसे पहला है, आप क्वांटिटेटिव लेवल्स ऑफ स्टॉक मेंटेन रख सकते हो। आप स्टॉक मैक्सिमम कितना होगा, मिनिमम कितना होगा, एवरेज कितना होगा, इसके ऊपर प्रैक्टिकल पूरा क्वेश्चन आता है। तो एक ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि आप कितना मैक्सिमम रखेंगे, कितना मिनिमम रखेंगे, कितना एवरेज बेसिस पे रखेंगे, कितना डेंजर लेवल है, इससे नीचे गया तो यानी प्रोडक्शन हॉल्ट हो ही सकती है आपकी, बहुत रिस्की सिचुएशन आ गई। जब ऐसा आपका डेंजर लेवल आता है तो इन दैट सिचुएशन आपको इमरजेंसी ऑर्डर्स पास करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है, क्योंकि आपको एकदम डिलीवरी चाहिए, बिकॉज यू डोंट वांट योर प्रोडक्शन टू बी स्टॉप्ड। तो आप क्या करोगे, एकदम से सप्लायर को बोलोगे अभी कर, अब वो आपका हो सकता है शेयर डिलीवरी कर रहा हो, लेकिन आपके लिए स्पेसिफिक डिलीवरी करेगा, स्पेसिफिकली ऑर्डर प्रोसेस करेगा, तो एक्स्ट्रा पैसा लेगा। दिस लीड्स टू प्रीमियम कॉस्ट, एक्स्ट्रा पैसा जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद एक और तरीका होता है इन्वेंट्री कंट्रोल करने का, दैट इज बाय क्लासिफाइंग योर इन्वेंट्री। आप चीज को सही जगह पे रखो, तो उससे भी क्या होता है, चीजें अच्छे से मैनेज होती हैं। लाइक इफ आई नीड समथिंग और मुझे वो मिल नहीं रही है, तो हो सकता है मुझे उसको अभी खरीदना पड़े, क्योंकि मुझे इमरजेंसी में नीड और मुझे मिल नहीं रही है। ऐसा बहुत बार आपके साथ होता होगा, यू नीड समथिंग एंड वो आपके पास है, मम्मी कह रही नहीं है, ढूंढने दो, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है, आप उसको खरीद के ला रहे हो, वो क्या हो गया, एक रिडंडेंसी आ गई ना, डुप्लीकेसी आ गई, आपके पास एक्स्ट्रा कॉस्ट लग गई। तो प्रॉपर क्लासिफिकेशन ऑफ स्टॉक भी बहुत जरूरी है। इसमें बहुत अच्छी क्लासिफिकेशन जो आपको शायद पता भी है, एबीसी एनालिसिस, बहुत इंपॉर्टेंट, जो उसको ए कैटेगरी में माना जाता है। बी कैटेगरी वाले होते हैं जो आपके मीडियोकर लेवल के हैं, उनकी वैल्यू इतनी ज्यादा नहीं है लेकिन क्वांटिटी अच्छी खासी है। लेकिन जिनकी वैल्यू बहुत कम है लेकिन क्वांटिटी में बहुत ज्यादा है, ये सी लेवल के होते हैं। तो अलग अलग लेवल की जब ये क्लासिफिकेशन करेंगे ना, तो इसमें जो ए कैटेगरी है, ए कैटेगरी में एक्चुअली में ये वाला अप्रोच लगाया जाता है। पहले आप क्लासीफाई करो और कैसा कंट्रोल लगाना है, तो उसमें प्रॉपर स्टॉक लेवल लगाया जाता है ए कैटेगरी में। ठीक है, और जो सी कैटेगरी होती है उसमें आप पीरियोडिकली कभी कभी क्या कर लेते हो, चेक कर लेते हो। अच्छा, पेज इतने रखे हैं हमारे पास, पेज बहुत सारे पेज समझते हो, कील हो गई, नेल्स वगैरह, ठीक है, ये इतने हैं भी हमारे पास, कभी कभी चेक कर लिया, यानी पीरियोडिक ऑडिट अगर उसकी आपने कर ली तो उससे भी काम बनेगा। तो क्लासिफिकेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। और भी है, फास्ट मूविंग है, स्लो मूविंग है, नॉन मूविंग है, एफएसएन क्लासिफिकेशन। आप कैटेगराइज कर लो कौन से गुड्स आपके जो मूवी नहीं कर रहे हैं, जो मूवी नहीं कर रहे हैं उसको आप किसी तरह से निकाल लो, ठीक है, नॉन मूविंग हो गए। ठीक है, स्लो मूविंग है और फास्ट मूविंग, जो फास्ट मूविंग है उसको सबसे प्रोडक्शन के पास रखो, जो जल्दी जल्दी यूज होता है। आप चिप्स बना रहे हो, आलू सबसे पास रखो ना, ऐसी क्लासिफिकेशन है। क्या दिस इज थ्योरी, सेकंड पोर्शन ऑफ दिस इज थ्योरी, और ये बहुत जल्दी भी हो जाता है। नेक्स्ट आपका आता है रेशियो एनालिसिस। आपको पता है रेशियो एनालिसिस एक टूल है जो आपका यूज होता है, स्टैटिस्टिकल टूल है इनटू दैट इज यूज्ड फॉर मैनेजमेंट, और इसका इस्तेमाल हम यहाँ करेंगे जैसे इनपुट आउटपुट रेशियो, कितना आउटपुट बनाना है, तो यू कैन गेट द आइडिया कितना इनपुट भी चाहिए। लाइक मुझे अगर 5 किलो चिप्स बनाने हैं तो कितना आलू चाहिए मुझे, क्योंकि कुछ उसका वो उसको हम पील भी करेंगे, कुछ वो जब आप उसको बॉईल करोगे, जब आप उसको फ्राई करोगे तो उसकी क्वांटिटी भी श्रिंक होगी, राइट। तो उसके हिसाब से आप इनपुट आउटपुट रेशियो के बेसिस पे क्या कर सकते हो, कैलकुलेशंस कर सकते हो, तो इससे वेस्टेज कम होगी। व्हेन यू नो द रिलेशन, रिमेंबर मैंने इंजीनियर्ड कॉस्ट बताई थी एक, जब मैंने बताया था इनपुट आउटपुट रेशियो का आपके पास एक कनेक्शन होता है, तो उसका इस्तेमाल हम यहाँ पे करेंगे। एक और है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ये तुमने अपनी 12th क्लास में पढ़ा होगा, इसका इस्तेमाल भी किया जाता है, ठीक है, टू मैनेज द इन्वेंट्री। ओके, जब आएगा तब बात करेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपका फिजिकल कंट्रोल, ये तो बहुत ही जरूरी है, ये तो पैरेलली किसी भी कंट्रोल के साथ लग सकता है। जैसे आपकी मम्मी कभी कभी जैसे आपके पास, मैं यहाँ पे जब पढ़ाऊंगा स्टॉक लेवल्स में बिन सिस्टम पढ़ाऊंगा,
इसमें हम क्या मानते हैं, पूरी कंपनी का सारा जितना स्टॉक है ना वो एक बिन में रखा हुआ है, ऐसा मान लो। क्या ऐसा होता है? नहीं, लेकिन हम ऐसा मानेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको आपकी मम्मी के किचन से लेके जाऊंगा, तो मम्मी के पास आटे का एक बिन होता है, बॉक्स होता है, उसमें आटा रखा होता है, उसके लेवल्स होते हैं अलग अलग। जब बहुत कम हो जाएगा, मम्मी कहेगा आटा खत्म होने वाला, लेके आओ फटाफट से, वो ऑर्डर पास कर देंगे, आजकल तो ब्लिंकिट वगैरह सब कर देता है। तो ऐसे टू बिन सिस्टम रख लो ना, इसको एक बफर स्टॉक बोल देते हैं, एक्स्ट्रा सेफ्टी स्टॉक हो जाता है। कि जैसे मैं आई के नॉट से फॉर एवरीबडी, बट मेरी मम्मी के साथ ना पास ना कोई चीज मिल जाती है, इलायची खत्म हो रही है, मम्मी जरा अंदर से निकाल के दे देंगे, मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा रखी हुई है, जब चाहिए होते तो एकदम भागना नहीं पड़ता। तो जो पहले के लोग हैं वो थोड़े ठीक है केयरफुल रह के चलता है। तो टू बिन सिस्टम में क्या होता है, यू कैन क्रिएट अ बफर स्टॉक और सेफ्टी स्टॉक सो दैट इफ यू नीड इट इन द सिचुएशन ऑफ स्टॉक आउट, तो आपके पास वो होगा। तो काफी जो ए कैटेगरी की चीज होती है उसमें तो आप रख सकते हो, ए में नहीं बी में रखता है ज्यादातर, ए तो बहुत ज्यादा हैवी वैल्यू के होते हैं, तो ये डुप्लीकेट करना थोड़ा इजी नहीं होता उसको। अब गोल्ड के आपकी कोई चीज है तो आप उसको बफर स्टॉक में क्यों ही रखोगे, उसकी तो प्रॉपर मैनेजमेंट होती है। ठीक है, फिर आप बजट सेट कर सकते हो, बजट सेट कर सकते हो। अब बच्चा कहता है फिजिकल कंट्रोल कैसे है, ये मॉनेटरी कंट्रोल फिजिकल कंट्रोल ही तो हो गया एक तरह से, मनी फिजिकल फ्लो है, आपने उस पर कंट्रोल लगा दिया, कितना जा सकता है कितना जाता है। बच्चा समझ नहीं पाता बजट कैसे फिजिकल कंट्रोल हो सकता है। यस, फिजिकल का मतलब आर्म्ड कंट्रोल नहीं है सिर्फ, मनी का कैपिटल का कंट्रोल भी तो हो सकता है, दैट कैन बी डन थ्रू बजट्स। ठीक है, इसके अलावा दो हम इन्वेंट्री के सिस्टम पढ़ेंगे जो तुमने अपने फाउंडेशन में पढ़े होंगे कहीं ना कहीं। ये है परपेचुअल इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स और कॉन्टिन्यूस स्टॉक, ये आपका वेरिफिकेशन। एक आपका जहाँ पे आप बुक्स मेंटेन रखते हो, और दूसरे में आप फिजिकली जैसे जैसे सामान आता जाता रहता है आप उसको अपडेट करते रहते हो। ठीक है, वेरिफिकेशन करते रहते हो उसका। ये सब हम पढ़ने वाले हैं। इसमें एक और जो लेटेस्ट आपको देखने को मिलेगा दैट इज जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको शायद फाइनल में भी समझ पढ़ना पड़ेगा, सीए वाले एससी अपना सेल पेस में पढ़ेंगे और सीएमए वाले अपना फाइनल में पढ़ेंगे इसको। इस पे प्रैक्टिकल भी कराऊंगा मैं यहाँ पे। ये एक सिस्टम ऐसा है जो आपका कहता है कि इन्वेंट्री रखो ही मत। इसका मैं बहुत ही अच्छा एग्जांपल देता हूँ जस्ट इन टाइम का, वैसे जब आएगा तब बताऊंगा। लेट्स से कि एक बर्गर वाला है जिसपे अपनी बर्गर की एक कार्ट लगाई हुई है, वो होता है ना वैन कट करके कार्ट बना देते हैं उसको वो। अब उसने क्या किया है, उसके पास इन्वेंट्री ना रहे, जीरो इन्वेंट्री बोलता है जस्ट इन टाइम, कि इफ यू नीड समथिंग आप उसे क्विकली ऑर्डर करो और वो आपके पास आ जाएगी, इससे इन्वेंट्री मैनेजमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बट इसके लिए आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है ना बहुत इफिशिएंट होना चाहिए, कि सप्लायर को कॉल करिए उसने एकदम पहुंचा दिया सामान। ठीक है, पूरा 100% इन्वेंट्री जीरो ऐसा तो देखो प्रैक्टिकली हर बिजनेस में पॉसिबल नहीं है, इसलिए जीआईटी हर जगह नहीं लग सकता। अब जैसे उसको बर्गर का कोई ऑर्डर आया तो वो जाके दुकान पे पहले खरीदेगा थोड़े ना, बर्गर या पनीर चाहिए तो कुछ तो स्टोर करके रखेगा ना। तो इसमें क्या करते हैं हम अपने सारे टूल्स को ना इतने नजदीक रखते हैं सो दैट मुझे इन्वेंट्री, जो जैसे इन्वेंट्री के बहुत सारे रूप होते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स। कच्चा माल का बचा हुआ है आपका, ये रॉ मटेरियल है। इन्वेंट्री का वो रूप जो अभी प्रोसेस नहीं हुआ, जिसपे अभी काम चल रहा है वो क्या है, वर्क इन प्रोग्रेस, और जिसपे काम हो चुका है वो क्या है, फिनिश गुड्स। शर्ट का कपड़ा रॉ मटेरियल, आधी सिली हुई शर्ट WIP, और फिनिश शर्ट क्या हो गई आपकी, फिनिश गुड्स। ये सब इन्वेंट्री का ही पार्ट है, इसको अलग अलग क्लासीफाई करके रखा जाता है। अब आप क्या कर रहे हो, आप WIP को कम करना चाहते हो तो आप क्या करते हो, सारी चीजें आसपास रखो छोटे बिजनेस में। उसमें क्या होगा कि उसके पास लेट्स से कि सैंडविच का ऑर्डर आया है, तो क्या करेगा, जो सैंडविच मेकर है उसको पास में रखेगा, अपने सारे बर्गर्स पहले रेडी रखेगा, या जो भी सैंडविच है उसको हाफ कुक, जैसे तुमने देखा होगा जो रैप्स वगैरह होता है उसको आप हाफ कुक करके पहले रख सकते हो। बहुत सारे जो होटल्स होते हैं वो चपाती हाफ कुक करके रखते हैं, जैसे ही ऑर्डर आया उसको एकदम करें, मसाला पहले ही बना के रखते हैं। ये बहुत बेसिक लेवल बता रहा हूँ, जीआईटी तो काफी कॉम्प्लिकेटेड है इनफैक्ट, बट जीआईटी सिस्टम कहता है जस्ट इन टाइम, जब आपको चीज की जरूरत हो एकदम मंगवाओ, ऐसा एफिशिएंट सिस्टम बनाओ। दिस इज पॉसिबल इन जापान, जहाँ पे एक तो कंट्री ज्यादा बड़ी नहीं है, दूसरा सिस्टम इज सो इफिशिएंट कि थिंग्स कैन बी डिलीवर्ड विद इन टाइम। तो कस्टमर का ऑर्डर है आपने बनाया, कैन यू अप्लाई जीआईटी इन एवरी बिजनेस, नो इट्स नॉट पॉसिबल। बट एक बिजनेस के अंदर भी ना एक स्पेशल एक्टिविटी के लिए आप लगा सकते हो, हर एक्टिविटी के लिए लगा सकते हो, लाइक उसके स्पेशल ऑर्डर्स आ रहे हैं उसके लिए वो जीआईटी लगा सकता है। लाइक मेरे पास कोई ऑर्डर आया, आई एम कॉन्फिडेंट इनफ कि मैं कॉल करूंगा मेरे पास सामान आ जाएगा सारा, बेकार है उसको लगता है कि ये स्पेसिफिक चीज में रखने की जरूरत नहीं है, मैं एकदम ऑर्डर अगर आया भी तो आई कैन कॉल समबडी एंड ही विल डिलीवर। बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, उनको पता है कि वो प्रोडक्ट बहुत महंगा है तो दे कैन डिलीवर इट क्विकली, अगर उनके पास कोई क्लाइंट आता है तो ये हर जगह नहीं लगता।
बट जहां लगता है वहां पे इफिशियंसी इज रिक्वायर्ड इन द सिस्टम इटसेल्फ, तब जाके सिस्टम लगेगा। दिस सेज जीरो इन्वेंट्री। नाउ स्टॉक आउट की एक सिचुएशन आती है, यहाँ पे हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। सीए इंस्टीट्यूट के जो बच्चे हैं उनके पास एक टाइम था जब इसके ऊपर प्रॉपर क्वेश्चन हुआ करते हैं, इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन कट करा है फिर डालना शुरू करा है, बट ये थोड़ा सा स्टॉक आउट सिचुएशन ऐसी है जिसका क्वेश्चन हम करेंगे जरूर, ठीक है। इंस्टीट्यूट ने इसको थोड़ा सिलेबस में कम करा है, ठीक है। ये मेरे पास इन्वेंट्री कंट्रोल के अप्रोच रहेंगे, धीरे धीरे करेंगे इनको, यही मेन है। और मैंने बताया था कि जब मैंने मेन सिलेबस बताया था तो आई टोल्ड यू यही मेन है इसके अंदर, प्रैक्टिकल अप्रोच में यही चीज आपको करनी है। देखो लीफो फीफो क्योंकि आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा होता तो उसमें इतनी मेहनत नहीं है आगे चल के, ठीक है। जब मटेरियल इशू करते हैं तो उसके हिसाब से वैल्यू करते हैं। फाइनली स्क्रैप वगैरह के ऊपर डिस्कशन रहेगी और ये टॉपिक ओवर होगा। लेक्चर्स तो अभी काफी हैं इस चैप्टर के अंदर, लेकिन क्वेश्चंस वगैरह करेंगे तो ऑब्वियसली टाइम तो लगेगा। बट आज मेरा जो फोकस है दैट इज ऑन फर्स्ट पार्ट, दैट इज क्वांटिटेटिव लेवल्स। अब क्वांटिटेटिव लेवल्स के अंदर जब हम बात करेंगे तो पहला जो सिचुएशन आती है वो आती है स्टॉक लेवल्स की। अब स्टॉक लेवल क्या होता है कि एक एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ स्टॉक आपके पास हमेशा मेंटेन होना चाहिए, और अगर वो लेवल चेंज होता है तो इट मस्ट गिव यू सम इंडिकेशन कि अरे ये तो लेवल तो कम हो गया, हमें कोई स्टेप लेना चाहिए, लेट्स से कि इमीडिएटली ऑर्डर करना चाहिए। इसके बारे में मैं तुम्हें कराऊंगा। इसी के अंदर एक सिचुएशन आती है EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ये एक आपका टूल है जो इस्तेमाल किया जाता है जिससे कि हम कितना साइज ऑर्डर करें। स्टॉक लेवल्स की बात करने वाले हैं, वो इसके बाद करेंगे, लिखा पहले है बट उसको बाद में बात करेंगे कि EOQ में एक पर्टिकुलर पॉइंट होगा। जब तक EOQ नहीं समझ में आएगा आप स्टॉक लेवल नहीं समझ सकते। तो स्टॉक लेवल क्या है, आपके बिन के अंदर कितना लेवल ऑफ स्टॉक है, कितना आटा रखा है। लेकिन आप जब आप आटा मंगवाओगे तो कितना ऑर्डर करें, वो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है। लेट मी रिपीट, जब आप आटा लेके आओगे, परचेज करके लेके आओगे, आप बिन के अंदर डालोगे उसको तो एक लेवल मेंटेन होगा। हो सकता है 5 किलो पहले से आपने 6 किलो और डाल दिया, 11 किलो हो गया, तो ये लेवल हो गया ना। पहले लेवल क्या था 5 किलो बिफोर ऑर्डर, आफ्टर ऑर्डर कितना हो गया 11 किलो, ये लेवल्स हैं। लेकिन मैंने ऑर्डर कितना करा, मैंने 6 किलो ऑर्डर करा, तो वो जो कितना क्वांटिटी मुझे ऑर्डर करनी चाहिए दैट इज वी स्टडी इन EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक यू अंडरस्टैंड ना, जो आपके लिए मोस्ट बेनिफिशियल है। मोस्ट बेनिफिशियल मतलब जिसकी कॉस्ट कम से कम है। इसका एक और ऑल्टरनेटिव अप्रोच होता है जिसका बेनिफिट सबसे ज्यादा है। जब हम रेवेन्यू की बात करते हैं तो रेवेन्यू मैक्सिमम होना चाहिए, और कॉस्ट में हम कहते हैं कॉस्ट कम से कम होनी चाहिए। तो अभी क्योंकि हम कॉस्ट निकालने वाले हैं तो हम यहाँ पे कॉस्ट की बात करेंगे। वो ऑर्डर साइज जिससे मेरी कॉस्ट कम से कम आए, इसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इट इज अ साइज ऑफ द ऑर्डर। प्रॉब्लम क्या है कि मेरी जब मैं कोई भी चीज ऑर्डर करता हूं, कोई भी चीज मंगवाता हूं, तो 2 तरह की कॉस्ट आती है। तीसरे तरह की भी रहेगी, जैसे जिसको हम बोलते हैं परचेज प्राइस। यानी अगर मैंने बॉटल ऑर्डर करी है तो बॉटल का प्राइस तो रहेगा ही, उसको भी फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं, जब डिस्काउंट वाले क्वेश्चन आएंगे तब बात करेंगे। 2 प्राइमरी कॉस्ट आपकी रहेंगी। पहली कॉस्ट इसको बोलते हैं ये ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट मतलब जितनी बार ऑर्डर करोगे उतनी बार आपको कॉस्ट लगेगी। देखो ये एक फिक्स्ड कॉस्ट होती है ऑर्डरिंग कॉस्ट, इनकर्ड एवरी टाइम ऑर्डर इज प्लेस्ड। इट इंक्लूड्स प्रोसेसिंग कॉस्ट, एडमिन कॉस्ट। भाई जो बंदा भेजेगा उसका ऑफिस में भी तो लोग उसको प्रोसेस कर रहे होंगे, उसका अभी मैंने पूरा प्रोसीजर बताया था कैसे सामान ऑर्डर होता है। तो जब हम किसी से ऑर्डर करेंगे तो वो भी तो भेजेगा ना, उसका भी तो एडमिन खर्चा लग रहा होगा ना ऑफिस वगैरह का। इंस्पेक्शन होगी, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आएगा, ट्रांजिट का इंश्योरेंस आएगा। अभी इंश्योरेंस 2 जगह आता है, कैरिंग कॉस्ट जब आगे पढ़ाऊंगा वहां भी इंश्योरेंस आता है। तो ये कौन सा वो है इंश्योरेंस है, रास्ते का इंश्योरेंस है। इन सारी कॉस्ट को हम मिला के बोल देते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट, और ये पर ऑर्डर चार्ज की जाती है। जैसे अमेजोन वाले आपको बोल देंगे कि भाई हम इंटरनेट हैंडलिंग फीस ले रहे हैं या मार्केट प्लेस फीस ले रहे हैं, जितनी बार ऑर्डर करोगे उतनी बार लेगा, इसलिए 5 बार 5 चीजें एक साथ मंगवा लो ना, आपकी वो कॉस्ट बच जाएगी। आपको लग रहा है कि सिंगल लेवल पे वो बहुत कम है, लेकिन इसको कमर्शियल लेवल पे सोचो। जब कोई कंपनी बड़े बड़े प्रोडक्ट्स मंगवा रही होती है सप्लायर से, जहां पे डेली का सामान आना जाना है, वहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। हाउ डू यू कैलकुलेट ऑर्डरिंग कॉस्ट? पहली बात तो जब भी हम बात करेंगे इस कॉस्ट की, हम सालाना बात करेंगे, पूरे साल की बात करेंगे। तो ये चीज याद रखना, व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, वो ऑर्डर का साइज है, बट वो साइज हमें किसके कंटेक्स्ट में पढ़ना है, पूरे साल का जो नीड है। इसको हम बोलते हैं एनुअल डिमांड। मुझे पूरे साल में कितनी जरूरत है,
पहले मैं वो पता लगाऊंगा, उसके हिसाब से फिर मुझे थोड़ा थोड़ा कितना ऑर्डर करना है, क्या पूरे साल का सामान एक साथ मंगवा के रख लूं या थोड़ा थोड़ा करके मंगवाऊं? समझ में आ रहा है? यही मेरा क्वेश्चन है कि वो साइज क्या होना चाहिए कि मैं कितना मंगवाऊं। मुझे पूरे साल में, यस आई कंज्यूम व्हीट, जो आपका प्लेन फ्लावर मैदा होता है, बट आप पूरे साल का मंगवा के रख लेते हो क्या? आपको देखना होता है ना वो खराब तो नहीं हो जाएगा, खराब नहीं हो जाएगा, यही आपका कैरिंग कॉस्ट है। कैरिंग कॉस्ट क्या होती है कि उसको होल्ड करने की तो कॉस्ट है ना, आपको वेयर हाउस का रेंट देना पड़ेगा, वेयर हाउस का इंश्योरेंस देना पड़ेगा। आप समझ में आ गया किसका इंश्योरेंस कहाँ लेना है? जब ऑर्डर करोगे तो रास्ते का इंश्योरेंस आएगा, और जब वेयर हाउस का इंश्योरेंस किस में आएगा? कैरिंग कॉस्ट में। इसे होल्डिंग कॉस्ट भी कहते हैं। सी से या सी एच से इसको डिनोट कर देते हैं, अलग अलग सिंबल्स यूज होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। व्हाट इज कैरिंग कॉस्ट? कैरिंग कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ कैरिंग द इन्वेंट्री थ्रू आउट द ईयर। ये पूरे साल में आप इन्वेंट्री को कैरी जो कर रहे हो। अब क्या है, अगर आप पूरे साल का ऑर्डर एक साथ कर दोगे तो दिक्कत क्या है, इतना बड़ा ऑर्डर आपको कहां स्टोर करके रखोगे? उसको स्टोर करके रखोगे तो उसकी सेफ्टी भी देखनी पड़ेगी, हो सकता है कोल्ड स्टोरेज देखनी पड़ेगी जो बहुत महंगी होती है, ऑब्वियसली बिजली वगैरह खर्चा आता है उसमें, बहुत चीजें हैं। तो आपको ये देखना है कि मुझे वो स्वीट स्पॉट चाहिए कि जितना मैं इतना भी छोटा ऑर्डर ना करूं कि बार बार कॉस्ट लग रही है। भाई मैंने क्या कहा, किसके कंटेक्स्ट में पढ़ना है? साल में मुझे 1,20,000 किलो इतना चाहिए सामान। अब मैं क्या करूं, 1,20,000 एक साथ मंगवा लूं, समझ में आ रहा है? या फिर मैं ऐसा कर सकता हूं 1,000 करके मंगवा लूं 120 बार, या मैं ऐसा कर सकता हूं 12,000 करके 10 बार मंगवा लूं। समझ में आ रहा है? ये मुझे क्वांटिटी चाहिए, इस साइज को हम बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इसको सिंपली आप ऑर्डर साइज ही बोल देते हो। आपके ऑर्डर का क्या साइज होना चाहिए, कितना कितना करके मंगवाए, बस ये ईओक्यू है। Why economic word? Because I want most economic, most beneficial for me. And यहाँ पे हम beneficial का मतलब कॉस्ट से समझते हैं, जब कॉस्ट मिनिमम हो। कॉस्ट कितने तरह की है? प्राइमरीली वैसे 3 होती हैं, लेकिन अभी हम परचेज प्राइस की बात नहीं करेंगे। अरे साल का तो दाम आपको देना ही है, वो प्राइस में कोई वो नहीं है जब तक डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। इसमें क्या होगा, जब आप बल्क में परचेज करोगे ना, ट्रेड डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। वो कहेगा क्वांटिटी का डिस्काउंट ले लो, ट्रेड डिस्काउंट का दूसरा नाम होता है क्वांटिटी डिस्काउंट। तो कहेगा मेरे से वो ले लो और इतना मुझे पैसा पे कर दो। तो आपको यहाँ पे इवैल्यूएट करने पड़ते हैं वो अलग अलग ऑप्शन, तो यहाँ पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आता है, राइट? तो दो कॉस्ट जो इसके अलावा, परचेज प्राइस के अलावा दो कॉस्ट है, ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट। हमें इस पे फोकस करना है। जब ये बैलेंस हो जाएगी तब मेरी जो है जो साइज होगा उस ऑर्डर का वो मोस्ट बेनिफिशियल होगा। नाउ लेट्स डिस्कस ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकलती है। ऑर्डरिंग कॉस्ट जितने ऑर्डर साल में आपने प्लेस करे और एक ऑर्डर का कितना रुपया वो लेता है, सिंपल सी बात है। बट ये नंबर ऑफ ऑर्डर्स क्या लेने हैं आपने? एनुअल, साल में कितने ऑर्डर्स हैं। ये नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे निकलेंगे? हाउ डू यू कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑर्डर्स? तो आप देखो साल में आपकी डिमांड कितनी है, ये मैंने इसको बोलता है नंबर ऑफ ऑर्डर्स। डी अपॉन क्यू। साल में आपकी डिमांड कितनी है? 1,20,000। एक ऑर्डर में आप कितना मंगवा रहे हो? इसी को तो ईओक्यू बोलते हैं, इसी को तो क्या बोलते हैं? ईओक्यू। 12,000 की क्वांटिटी मंगवा रहे हैं, मान लो 12,000 पे मेरी कॉस्ट मिनिमम है फिलहाल के लिए, अभी फॉर्मूले से समझा दूंगा कैसे निकलता है। तो यानी मेरे साल में कितने ऑर्डर्स होंगे? एक ऑर्डर का वो 500 रुपए लेता है, तो यानी मेरे पास कितना खर्चा आ जाएगा? 5,000 साल का। यानी वट एवर कॉस्ट यू आर कैलकुलेटिंग यू हैव टू कैलकुलेट इट एनुअली। बहुत रेयरली क्वेश्चन होता है कि वो वीकली पूछ ले, मंथली पूछ ले, वो अलग सिनेरियोज है, वो एक्सेप्शनल क्वेश्चंस है। बट आपके पास मेजोरिटी 95 से ऊपर परसेंटेज जो जितने क्वेश्चंस आएंगे वो सारे एनुअल के ही आएंगे। कितनी डिमांड है आपकी पूरे साल की? वो है 1,20,000। कितना कितना करके मंगवा रहे हो? 12 करके मंगवा रहे हो, तो कितनी बार ऑर्डर पास करोगे? 1,20,000 कितनी बार मंगवाओगे आप? 10 बारी में मंगवाओगे। 10 बारी में समझ गए, 12 करके, ठीक है। एंड पर ऑर्डर की कॉस्ट ये यू कैन नॉट कैलकुलेट, दिस विल बी गिवन इन क्वेश्चन। ओ मतलब कॉस्ट पर ऑर्डर। कॉस्ट पर ऑर्डर को हम किससे डिनोट कर देते हैं? सिंपली ओ से। समझ में आया? अच्छा मुझे बताओ, आपके 3,60,000 यूनिट्स आपके डिमांड है, एनुअल डिमांड। कुछ लोग इसको ए से लिख देते हैं, कुछ लोग इसको डी से लिख देते हैं। मैं डी से डिनोट कर रहा हूं, कुछ लोग ए से कर देते हैं, क्योंकि इसके फॉर्मूले में ना फिर एक शॉर्टकट बनाया हुआ है, तो मुझे जल्दी याद हो जाएगा। और आप एक बारी में क्वांटिटी ऑर्डर कर रहे हो 12,000 यूनिट्स।
ये वैसे हमें निकालना होता है फॉर्मूले से, फिलहाल मैंने बता दिया। मुझे बताओ कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स आपके साल में बनेंगे? हाँ 30, 3,60,000 डिवाइड बाय 12। अगर पर ऑर्डर मैं आपसे 100 रुपए चार्ज कर रहा हूं, मुझे बताओ ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी होगी? 3,000। ये 3,000 एक महीने की है, एक हफ्ते की है, पूरे साल की है? पूरे साल की है। इतना समझ में आ गया? छोटे छोटे आपके टॉपिक्स अगर क्लियर होंगे तो सब बढ़िया रहेगा। इस पे भी बात नहीं कर रहे परचेज प्राइस पे, इस पे बात करेंगे जब डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट आएगा, तब यहाँ पे फर्क आता है। वरना आप कितना भी ऑर्डर करो साल का तो सामान उतने का ही पड़ेगा, जब तक परचेज प्राइस में कोई फर्क ना आए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कि कैरिंग कॉस्ट कैसे निकलती है? कैरिंग कॉस्ट आपको यूजुअली परचेज प्राइस का एक परसेंटेज दी होती है। वाई सो? ये कंपनी एक पॉलिसी के हिसाब से एवरेज कितनी इन्वेंट्री वो होल्ड कर रही है उसके हिसाब से निकाल लेती है। व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज इन्वेंट्री होल्ड कर रही है? आपने ऑर्डर कितना करा, क्यू धीरे धीरे डिप्लीट हो गया, वो कितना हो जाएगा? 0। डोंट यू थिंक? कंज्यूम करोगे तो खत्म तो होगा ही, फिर ऑर्डर करोगे फिर खत्म होगा, फिर ऑर्डर करोगे फिर खत्म होगा। ऑन एवरेज बेसिस ये आपका क्या रहेगा? अगर इसका एवरेज करो तो दिस प्लस दिस डिवाइड बाय 2। व्हाट इज कैरिंग कॉस्ट? पूरे साल में ऑन एवरेज बेसिस आपकी इन्वेंट्री के होल्ड करने की कॉस्ट कितनी है? एवरेज इन्वेंट्री क्या है मेरी? मैं तो ऑर्डर कर रहा हूं, क्यों? पहला ऑर्डर सोचो, साल का पहला ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा? 12,000। कितना मंगवाया था अभी तुमने? 12 करके एक 20 मंगवाया था ना, या दूसरे एग्जाम्पल में जितना ही मंगवाया हो, तो 12 करके आपने मंगवाया। पहला ऑर्डर 12,000 आया, जब तक वो ऑर्डर डिप्लीट हुआ 0 हो गया, फिर 12 करा आपने, फिर 0 हो गया। यही तो साइकिल रिपीट होगी ना बार बार। समझ में आया? ऑन एवरेज बेसिस आपके पास इन्वेंट्री कितनी रहेगी? Q प्लस 0 डिवाइड बाई 2, 6,000। क्या हम इसको बोल सकते हैं Q/2? तो मेरी एवरेज इन्वेंट्री कितनी रहेगी? Q/2। और इसको होल्ड करने की कॉस्ट, जैसे आप O को अपने आप अज्यूम नहीं कर सकते, क्वेश्चन देगा ऐसे क्वेश्चन आपको CH भी देगा, या इसको C भी बोल देते हैं। कैरिंग कॉस्ट ऑफ एवरेज इन्वेंट्री पूरे साल की आपको बता देगा कितनी है। बस पूरे साल में एवरेज इन्वेंट्री आप निकाल लो। वाई Q/2? टीचर सीधा बोल देता बेटा Q/2 लिख लो। वाई Q/2? बिकॉज ऑन एन एवरेज बेसिस वो डिप्लीट होके 0 जो जानी है, तो व्हेन यू टेक ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, वो क्या कितना आ जाएगा? ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे कर लो, है तो एक ही बात, इनटू CH। क्या टोटल कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला समझ में आया? समझ में आया? एवरेज इन्वेंट्री को कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पूरे साल की होती है ये। अब यूजुअली क्वेश्चन में परचेज प्राइस की एक परसेंटेज दी होती है। वो कहेगा परचेज प्राइस मेरा कितना है? 100 रुपए, उसका 8% ले लो, तो आपका आ जाएगा 8 रुपए। ऐसे देगा। ऐसा क्यों? क्योंकि कंपनी ये ऑन एन एवरेज कैलकुलेट करके रख लेती है पहले। उस एवरेज इन्वेंट्री की तो कॉस्ट है ना, तो ये परसेंटेज के बेसिस पे दे तो कैसे भी सकता है क्वेश्चन सीधा बोल देगा 10 रुपए ले लो, क्या कर लोगे उसमें? 10 रुपए लेना पड़ेगा। क्वेश्चन बोल रहा है नहीं, परचेज प्राइस का 1/5 ले लो, 1/5 ले लेना। तो क्वेश्चन बताएगा ना, वी कैन नॉट अज्यूम दीज टू, दीज विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। हाउ डू यू कैलकुलेट रेलेवेंट कॉस्ट? इज योर एफर्ट, वो आपका एफर्ट है। ठीक है, अब बताओ कोई भी कॉस्ट आपकी, ये दोनों कॉस्ट आ रही है, हमें इनके बीच में स्वीट स्पॉट चाहिए, यानी मुझे इनको बैलेंस करना है, तराजू की तरह बैलेंस करना है। ठीक है, जब ये दोनों बैलेंस हो जाएंगी तब मुझे लगेगा कोई भी एक ज्यादा नहीं है एक कम नहीं है, दोनों इक्वली आ रही हैं। ठीक है, और ये इसकी एक ट्रिक है। EOQ का जो फॉर्मूला मैं समझाने वाला हूं ना, मैं तुम्हें डिराइव करके समझा रहा हूं। यूजुअली क्वेश्चन बुक्स में दिया होता है, आई विल डिराइव इट फॉर यू, जिससे कभी भूल भी जाओ तो बना लो, फिर मैं एक शॉर्टकट ही बता दूंगा उसका। अब जब ये फॉर्मूला आप क्या कहते हैं लगाओगे ना EOQ का, तो इसके लगाने के बाद ना हमेशा वेरीफाई कर पाओगे कि अच्छा मेरा आंसर सही आ रहा है गलत आ रहा है, क्योंकि इस लेवल पर दोनों कॉस्ट इक्वल होंगी। चलो, दोनों को इक्वल रखा, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट विल बी इक्वल टू टोटल कैरिंग कॉस्ट। अभी मुझे क्यों नहीं पता मेरा कितना है, मेरी एनुअल डिमांड कितनी है? D। नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने बनेंगे? D/Q। 1,20,000 साल की डिमांड है, एक ऑर्डर में 12,000 मंगवा रहा हूं, तो ये तो D/Q तो फॉर्मूला बना। और एक ऑर्डर का मैं कितना ले रहा हूं, ये ऊपर समझाया मैंने। ऐसी कैरिंग कॉस्ट का क्या बताया मैंने? एवरेज इन्वेंट्री का कितनी कॉस्ट है?
इन दोनों को इक्वल रखा। नाउ क्यू और क्यू आपके मल्टीप्लाई हुए, क्यू स्क्वायर बन गए। वेयर सी आपका नीचे आ गया, 2 आपका किससे मल्टीप्लाई हो गया, डी से। स्क्वायर को हटाया तो क्या आ गया फॉर्मूला, अंडर रूट आ गया। तो क्यू कैलकुलेट करने का, ईओ क्यू कैलकुलेट करने का सिंपल फॉर्मूला है 2DOC। डॉक से याद कर लो, कुछ डॉक से याद नहीं करते, COD कैश ऑन डिलीवरी। एक गेम भी आता ना आपको, कौन सा होता है COD करके, उससे भी याद कर सकते हो, कॉल ऑफ ड्यूटी, उससे याद, कैसे भी याद कर लो, याद तो करना ही है। अब मैंने याद किया, मैंने रटवाया थोड़ा, तो मैं तो लॉजिक बताया पूरा, बट स्टिल ये सब करने की जरूरत नहीं है पेपर में, यू कैन सिंपली अप्लाई टू डॉक, ठीक है। तो इससे आ जाएगा। बच्चा ये नहीं पूछेगा कभी ये अंडर रूट क्यों आया, देख ले अपने आप क्यों आया, डिराइव करके दे दिया मैंने, ठीक है। इसी कुछ अजम्पशंस है जो कि पेपर के लिए इतनी रेलेवेंट नहीं है। पहली, आपको डिमांड पता होनी चाहिए। इज इट ऑलवेज पॉसिबल टू नो द डिमांड बिफोर द स्टार्ट ऑफ द ईयर? नॉट ऑलवेज। फोरकास्ट तो अक्सर गलती हो जाती है ना, फ्यूचर तो हमें अगर पता होता तो बात ही क्या थी। फिर दूसरा कहता है प्राइस चेंज नहीं होगा, क्योंकि जहां प्राइस चेंज हो गया ना, वहां सिर्फ इन दोनों कॉस्ट की बात नहीं होगी, वहां पे किसकी बात भी होगी, फिर परचेज प्राइस की बात होगी। इसलिए मैंने कहा जब डिस्काउंट के क्वेश्चंस आएंगे तो वहां 3 कॉस्ट की बात होगी, परचेज प्राइस, ओसी एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड सीसी कैरिंग कॉस्ट, ठीक है। ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट नहीं बदलेंगी, क्योंकि हो सकता है ऑर्डरिंग कॉस्ट साल के बीच में जाके बदल दे वो, कि भाई आज से पर ऑर्डर इतना लगेगा, नहीं करना। एंटायर ऑर्डर इज डिलीवर्ड इंस्टेंटेनियसली एंड वन टाइम। एक बारी में ऑर्डर आएगा, ऐसे नहीं कि अब तुम कहोगे कैसे बात कर रहे हो एक बारी में आएगा, हम तो ये 12-12 करके मंगवा रहे हैं। मैं वो नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं 12,000 ना एक बारी में आएगा, 12,000 की भी किस्तें नहीं बांधनी, फिर तो साइज आपने और छोटा कर दिया, फिर तो और आपका फिर कॉस्ट और पड़ेगी ना, वो नहीं करना। वन टाइम ऑर्डर लेना है जब भी लोगे। क्यों आएगा तो एक बारी में आएगा, आप कितने भी बार मंगवा लो उसको, आपकी मर्जी है। वो आएगा तो उसकी किस्तें नहीं होंगी। आपने पढ़ा होगा, अपने लॉ में पढ़ा होगा, डिलीवरी कैन बी डन इन इंस्टॉलमेंट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में पढ़ा था, वो नहीं करना। और कोई स्टॉक आउट की सिचुएशन नहीं होगी। ये आपको मैं थोड़ा लॉजिक से मैंने यहाँ पे लिखा है डिफरेंट इंक में, वाई स्टॉक आउट की सिचुएशन नहीं बनेगी। अरे भाई जब तुम्हें सब कुछ पता है तो स्टॉक आउट की सिचुएशन बन कैसे गई? मैनेजर्स को जब सब कुछ पता है तो वाई कुड नॉट दे प्लान, स्टॉक आउट नहीं आएगा। समझ में आया? आपके यहाँ प्रॉपर स्टॉक होगा तभी तो एवरेज इन्वेंट्री बनेगी। स्टॉक आउट की सिचुएशन समझते हो? 12,000 ऑर्डर करा, वो 0 तक गया, 5 दिन तक 0 ही पड़ा रहा, फिर ऑर्डर करा है नहीं, जिससे पहले वो 0 होगा आपके पास दूसरा ऑर्डर डिलीवर हो जाना चाहिए। यही वो बात बोल रहा है। समझ में आ रही है बात? ये बैक ऑर्डर्स वगैरह का सिचुएशन नहीं रहेगा कि भाई अरे खत्म हो गया जल्दी जल्दी मंगवा लो, फिर तो कॉस्ट बदलेगी, फिर तो इमरजेंसी पे आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, प्रीमियम पे करना पड़ेगा। रातों रात ऑर्डर चाहिए तो फिर तो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, फिर तो ये सब बर्बाद हो गया। फिर तो आपको तीनों कॉस्ट की बात करनी पड़ेगी, परचेज प्राइस की बात भी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सिचुएशन तभी लग सकती है जब 2 कॉस्ट की बात कर रहे हैं, इन्हीं के बैलेंस की बात कर रहे हैं हम। समझ में आ रहा है? ओके, कोई दिक्कत इसमें? चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसका जैसे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देखो, यहाँ पे जैसे आप क्वांटिटी बढ़ा रहे हो, ठीक है, जैसे जैसे आप क्वांटिटी बढ़ाओगे क्या होगा, देखो क्वांटिटी बढ़ाओगे ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होगी। कोई पूछेगा क्यों? क्योंकि जब आप बल्क में परचेज करोगे तो 1 या 2 ऑर्डर में ही काम चल जाएगा, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट तो कम होगी ना। व्हेन क्वांटिटी इंक्रीजेस द ऑर्डरिंग कॉस्ट डिक्रीजेस, बट होल्डिंग कॉस्ट आपकी क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है। तो इसकी वजह से टोटल कॉस्ट को आप एक यू शेप में देख सकते हो। तो आपको वो स्वीट स्पॉट चाहिए जहां पे ये दोनों कॉस्ट अपने मिनिमम पे हो। मिनिमम पे कब होंगे? जब ये दोनों कट कर रहे होंगे, यानी दोनों इक्वल हो गए। और ये आपका वेरिफिकेशन भी होगा आगे चल के, व्हेन यू विल सॉल्व द क्वेश्चन, कि इन दोनों पॉइंट पे कॉस्ट जो है वो इक्वल आ रही है, ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट दोनों इक्वल आ रही है और मिनिमम भी है। जैसे एक क्वेश्चन देखो यहाँ पे एग्जाम्पल, आपके पास 12,000 यूनिट्स हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट आपका कितना है 15, कैरिंग कॉस्ट आपकी कितनी है 4 पर यूनिट फॉर द होल ईयर, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा ईओक्यू का, 2DOC, ठीक है, अंडर रूट में। तो आपका 2 इंटू एनुअल डिमांड कितनी है पूरे साल की 12,000। कभी कभी क्वेश्चन ये आपको मंथली डिमांड देता है तो यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 12,
या वीकली डिमांड दी है तो यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विथ 52, ये साल में 52 वीक्स होता है, बट हमेशा कैलकुलेशन एनुअल ही करनी है, ठीक है। इसके अलावा आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट ओ कितना है 15 और कैरिंग कॉस्ट कितनी है 4, इसका अंडर रूट लेंगे, दिस विल कम आउट एज 300 यूनिट, यानी एक बारी में जब आप 300 यूनिट बनाओगे तो आपकी कॉस्ट मिनिमम रहेगी। ये कैसे वेरीफाई कर पाओगे? ऐसा करते हैं 300 यूनिट पे भी देखते हैं और 200 भी मंगवा के देखते हैं और 400 भी देखते हैं। एक बार यहां वेरीफाई करके देखते हैं कितना कितना आता है। आप मुझे बताओ, जब आप ऑर्डर कर रहे हो 300 यूनिट तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी बनेगी? साल में कितने ऑर्डर बनेंगे? 12,000 डिवाइड बाय 300, और एक ऑर्डर का कितना लग रहा है? ये समझ में आया? D अपॉन Q इंटू O। साल में 12,000 यूनिट्स हमें चाहिए, एक बारी में 300 मंगवा रहे हैं, तो कितने ऑर्डर बन गए? 12,000 डिवाइड बाय 300, और ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है आपकी? 15 रुपए। ठीक है, कितनी आएगी? थोड़ा जगह कम है तो यहीं पे ये 600 आ रही है। 12,000 डिवाइड बाय 300 इंटू 15, ये 600 आ रही है। कैरिंग कॉस्ट भी कितनी आनी चाहिए? सिर्फ इस वाली क्वांटिटी पे, बाकी क्वांटिटीज पे ऐसा नहीं होगा। बाकी क्वांटिटी पे हो सकता है ऑर्डरिंग बढ़ी हुई हो, कैरिंग कम हो, कैरिंग बढ़ी हुई हो, ऑर्डरिंग कम हो, बट दोनों इक्वल कब होंगी? ईओक्यू पे, और यही तो मेरा ईओक्यू है। अब कैरिंग कॉस्ट कैसे निकलती है? एवरेज इन्वेंट्री Q बाय 2 इंटू CH, यही तो था एवरेज इन्वेंट्री की कॉस्ट। मेरी एवरेज बेसिस पे इन्वेंट्री कितनी है? 300, यही तो ऑर्डर कर रहा हूं बार बार। इसका एवरेज करेंगे तो डिवाइड बाय 2, और कितना है मेरा ये? 400। ये देखो ये भी 600 ही आ रही है। कितनी आ गई? 1200। क्या ये मिनिमम है? इसको वेरीफाई करने के लिए एक तो ये चीज समझ में आ रही है, दोनों इक्वल है, यानी ये ईओक्यू ही है, लेकिन क्या ये मिनिमम है ये भी चेक कर लेता है। 400 करके देखो, 12,000, लेकिन इस बार हम एक बारी में कितना मंगवा रहे हैं? 400 यूनिट्स। इस बार मैं ईओक्यू नहीं मंगवा रहा हूं, इस बार मैं अपनी मर्जी से बड़ी क्वांटिटी मंगवा रहा हूं, तो क्या कॉस्ट मिनिमम होगी? 400 को एवरेज बेसिस पे रख के देखेंगे, यार ये 450, और उधर कितना आ रहा है? 800। 800 प्लस 450 कितना आ गया? 1250। तुम्हें लग रहा है सिर्फ 50 रुपए के लिए इतनी मेहनत करी है? ये सिर्फ बहुत, मेरी एनुअल क्वांटिटी तो देखो कितनी है, सिर्फ 12,000 है। इसको जरा करके देखो बड़ी यूनिट्स में, तब समझ में आएगा कितना फर्क आता है। अच्छा, छोटा क्वांटिटी मंगवा लो, बड़ी नहीं मंगवानी तो। अभी देखो जब आप बड़ी क्वांटिटी मंगवा रहे थे ना, तो ये कितनी कम हो गई? 450, लेकिन ये कितनी बढ़ गई? क्योंकि बड़ी क्वांटिटी में आपको होल्ड करने की कॉस्ट ज्यादा होती है, उसको आपको स्टोर करना पड़ेगा, तो उसकी कैरिंग कॉस्ट बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? अब जरा देखो 200, कितना आ रहा है? पहला 900 आ रहा है, और ये कितना आ रहा है? अब इस बार ये ज्यादा बढ़ गई और ये कम। 900 और 400 कितने होते हैं? 1300। तो यानी मेरी मिनिमम कॉस्ट कहां पे है? एट ईओक्यू। तो मैंने फॉर्मूले से निकाल लिया। दो चीजें मिनिमम कॉस्ट पे आपका, ये मिनिमम कॉस्ट होगी, और दूसरा दोनों कॉस्ट इक्वल होंगी। ये आप वेरीफाई कर चुके हो थ्रू दिस। ये देखो इक्वल है ना दोनों, इसी को हम क्या बोलते हैं? टोटल कॉस्ट यहाँ पे मिनिमम है, जब ये दोनों कॉस्ट इक्वल है। समझ में आया? अब कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं इसके। जैसे मैं इंस्टीट्यूट के ही कुछ एग्जाम्पल मॉड्यूल का जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं हम। बाय द वे मैं यहाँ पे दोनों इंस्टीट्यूट के एक मॉड्यूल्स ले रहा हूँ, ऐसा नहीं स्पेसिफिकली एक ही वो ले रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल आ गया ये, तुम कैलकुलेट करना है इसमें, ठीक है। मुझे बताओ, अगर आपकी एनुअल कंजम्पशन कितनी है? 10,000 किलो, केजीज में है ये, ओके। आपकी कॉस्ट पर ऑर्डर कितनी है? 50 रुपए। आपका
प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल कितना है। अब ये क्यों दिया है, बिकॉज जब वो प्राइस दे देगा आपको तो सी एच इसके थ्रू कैलकुलेट करवाएगा, समझ में आ रहा है, इसके थ्रू वो सी एच कैलकुलेट करवाएगा। और वो ना आपको कभी कभी ये सी एच ना बोल के ना स्टोरेज कॉस्ट डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट बोल देगा, तो सबको मिला के आपको पढ़ना है। 8% ऑफ एवरेज इन्वेंट्री। चलो 2 मिनट दिए, फटाफट से कैलकुलेट करो। कैलकुलेटर पे ही कर लो। नहीं, 8% किसका लोगे, प्राइस का 8% ले लो और फिर एवरेज इन्वेंट्री से मल्टीप्लाई करना। हाँ, निकला तो बहुत इजी है। ऐसा करो, फाइंड ईओक्यू, ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट। समझ में आ गया, तीनों निकालनी है आपने। ये कब, एट ईओक्यू। ऐसे तो टोटल कॉस्ट किसी भी निकाल सकते, ईओक्यू पे ही निकालनी है, ठीक है। बताओ फॉर्मूला क्या होगा। सी, बताओ क्या रखेंगे अब। एनुअल डिमांड कितनी है, 10,000। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है, 50। अबाउट कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट कितनी है, ₹2 का 8%। ठीक है, कितना आ जाएगा। हम्म, हाँ, 8% जो है ना वो प्राइस के कंटेक्स में दे देता है कि जितना प्राइस है उसका 8% कैरिंग कॉस्ट हो गई आपकी। हमें तो यहाँ पे सी रखना है ना बस। किसी का तो परसेंटेज होगा ना वो, तो प्राइस का होता है यूजुअली। मैं लिखा था ना, यूजुअली प्राइस का देता है वो। निकालो जरा कितना आएगा अभी। ऊपर कितना आ गया, 10 लाख डिवाइड बाय 0.16, डिवाइड बाय 0.16, ये आ गया 6,25,000। नहीं, 62,50,000। ठीक है, कितना आ जाएगा ये, इसको अंडर रूट करेंगे 2,500। क्या यूनिट क्या लगाओगे आगे, एनुअल डिमांड किस में, केजी में। यस, यही छोटी छोटी चीजें जो गलत करा देगी। ठीक है, अब मुझे बताओ टोटल कॉस्ट कैसे निकलोगे। ऐसे लिखना वहां पे, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस टोटल कैरिंग कॉस्ट। ये कब है, एट ईओक्यू। ये कैसे निकलेगा, डी अपॉन क्यू इंटू ओ प्लस Q/2 इंटू सी एच। कितना निकलेगा ये, एनुअल डिमांड है 10,000 डिवाइड बाय 25। तो कितने ऑर्डर आएंगे, कभी कभी ना इंडिविजुअली पूछ लेता है, बताओ कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स होंगे एक बार में, कितना ऑर्डर करो। हाँ, ईओक्यू लिख लो, क्यू लिख लो, कितनी क्वांटिटी आप ऑर्डर कर रहे हो।
दैट क्वांटिटी कैन बी एनीथिंग, बट फॉर यू इट शुड बी ईओक्यू, बिकॉज वहां पे मिनिमम होता है। वहां आगे चल के डिस्काउंट के क्वेश्चन आएंगे, वहां पे आपको सप्लायर बोलेगा नहीं नहीं 2500 नहीं 3000 कर लो, प्राइस कम कर देता हूं। तो वहां पे क्या होता है, इवन एट डिस्काउंट आपका प्राइस कम आ सकता है, क्योंकि उसने क्या करा है, इन दोनों कॉस्ट में तो चलो ठीक है आप हेर वो बदल होगी, क्यों क्योंकि आपने ईओक्यू के अलावा क्वांटिटी करी है। मैंने ऊपर बताया कि एक बढ़ेगी एक कम होगी, लेकिन इसका बैलेंस किसके साथ हो जाएगा, परचेज प्राइस के साथ, क्योंकि परचेज प्राइस में वो कम कर देगा। तो आपको उसका ऑर्डर एक्सेप्ट करना है नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे फिर, वो अभी मैंने डिस्कस नहीं करा तुम्हारे साथ। वो बेसिकली तुम्हें कहेगा चीटिंग कर लो, वो चीटिंग करने के बाद आपको फायदा हो रहा है तो वो देख लो। अभी फिलहाल के लिए इन्हीं दो कॉस्ट की बात करेंगे, तीसरे पे बाद में आएंगे। नाउ टेल मी, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है, 50 रुपये। अच्छा, एक बारी में 2500 करे आपने, ये एवरेज बेसिस पे 0.16, मुझे बताओ कितना आ रहा है। 200 और 200, और यही आपका एक वेरिफिकेशन भी है कि जब दोनों सेम आ जाए यानी वो ईओक्यू पे ही है। अगर नहीं आ रहे ना, यानी आपने कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, ये यहाँ पे रख देते हैं, अरे वहां पे क्वांटिटी है, ईओक्यू है, दिस डिवाइड बाय दिस, और फिर क्यू को उधर रखो। आई बात समझ में। एक क्वेश्चन और करेंगे और फिर हम अपना छुट्टी, हाँ ज्यादा नहीं खींचेंगे, ठीक है, धीरे धीरे करेंगे, इसका इंक्रीमेंटल अप्रोच रहेगा। मुझे बताओ, अगर आपकी एनुअल डिमांड है 5,000, साथ साथ करते रहना, 5,000 यूनिट्स, ठीक है, पेन चला लिया करो, सब चीजें पेपर पे उस पे नहीं होंगी, कैलकुलेटर पे। यूनिट प्राइस किसे बोलते हैं हम, सिंगल यूनिट का, नहीं परचेज प्राइस बता दिया उसने कितना है, 20 रुपये, ठीक है। ऑर्डरिंग कॉस्ट आपकी 16 रुपये, ठीक है। स्टोरेज कॉस्ट आपकी कितनी है, 2% पर एनम। इंटरेस्ट कॉस्ट ये है 12% पर एनम। ये आपका 6% पर एनम, समझ में आया। यानी आपका होल्डिंग कॉस्ट कितनी हो गई टोटल मिला के, 20%। यहाँ अकेले स्टोरेज कॉस्ट नहीं है, वो सारी कॉस्ट आपको लेनी है, पुराना हो गया सामान, ठीक है। ये एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है आपकी, क्योंकि आपका लॉस होगा यहाँ पे। अगर नया दाम मैं 12 रुपये 80 पैसे कर दूं तो कॉस्ट कितनी होगी, चलो जल्दी से बताओ। कल हम थोड़ा लेंदी लेक्चर रखेंगे, क्योंकि आज थोड़ा जल्दी खत्म कर रहे हैं। इसके बाद मैं खत्म कर दूंगा लेक्चर, और उसके बाद कल हम इसके बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, और उसके अलावा हम स्टॉक लेवल का कॉन्सेप्चुअल क्लास भी रखेंगे कल। तो कल थोड़ा तैयार होके आना, कल मत बोलना हमें नहीं करना है सब है, ठीक है। फॉर्मूले के नंबर होता है, हर बार लिखना। सी एच कितना है आपका, सी एच इज
2% प्लस 12% प्लस 6%, भैया वो हमारा क्या होता ऑर्डरिंग कॉस्ट। है? कैरिंग कॉस्ट कितनी आ गई आपकी? 20% ऑफ कितना है? यूनिट प्राइस है 20 रुपये, कितना आ जाएगा? 4 रुपये पर यूनिट, ठीक है, फॉर द होल ईयर। अब मुझे बताओ कैसे रखोगे आप इसमें? 2 इंटू एनुअल डिमांड कितनी है? 5000, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है? 16, और कैरिंग कॉस्ट कितनी आ गई? 4। जल्दी बताओ कितना आएगा आंसर? दो सौ आ रहा है, 200 यूनिट्स। क्वेश्चन है कहीं आपसे बोला है टोटल कॉस्ट निकालो? इसमें है, मॉड्यूल के अंदर पूछा है तो निकाल लो। एंड फाइंड टोटल कॉस्ट। क्वेश्चन ने बोला टोटल वेरिएबल कॉस्ट, तो इसलिए ये दोनों कॉस्ट जो है वेरी करती हैं, इसलिए इन दोनों को निकालने के लिए कहा है उसने, यही दो कॉस्ट निकालनी है आपने। क्या होगा फॉर्मूला, क्या होगा? टोटल ऑर्डरिंग ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट। क्या फॉर्मूला था ऑर्डरिंग कॉस्ट का? बार बार लिखवा रहा हूँ। बी अपॉन में क्यू इंटू वो यस, होता है क्यू अपॉन में टू इंटू सी एच। यस। 5000 आपको साल में मंगवाने हैं, एक बारी में आप 200 मंगवा रहे हो। एक ऑर्डर का आपको देना है 16 रुपये, 200 को एवरेज बेसिस पे होल्ड करना है, एंड द एवरेज कॉस्ट इज 4 रुपीज। 400 आ रही है, दूसरी भी 400 ही आएगी। ठीक है, इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे परचेज प्राइस भी ले रखा है, वो भी ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ 800 है, इंस्टीट्यूट ने इसमें ना परचेज प्राइस भी ले रखा है, वो भी ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। वेरिएबल कॉस्ट में वो भी ले लो, बिकॉज जितनी यूनिट्स आप ऑर्डर करोगे। हाँ, ये हमारा कैरिंग कॉस्ट। हाँ, तो इसको निकालने के लिए मैं सारे रेट्स को प्लस करना है। हाँ, सारे जितने भी है, अकेली कॉस्ट नहीं है ना। और पता कैसे लगेगा कि हम सारे कॉस्ट को जोड़ना है कुछ ब्रैकेट को जोड़ना है? ऐसा नहीं है, वो उन्होंने स्प्लिट करके दी हुई है कॉस्ट, वो देख के लग रहा है सारी कॉस्ट जो है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही है स्टोरेज वगैरह करने की, ठीक है। स्टोर करोगे तो ये रिस्क भी है ना, आपका सामान पुराना हो जाएगा, ठीक है। प्राइस जब कितना है? यो क्यू व्हेन ई इज इक्वल टू 12.80, सीधा फॉर्मूला वो लिख दूं मैं इसमें, 2 इंटू 5000 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 20% ऑफ, ये निकाल लेते हैं 2.56। ऐसा करो, ऐसा करो, क्योंकि यहाँ प्राइस का फर्क आ रहा है ना, तुम यहाँ पे परचेज प्राइस भी ले लो, ठीक है, मत उसमें रिस्क मत लो, कल को नंबर काट सकता है इंस्टीट्यूट, तो परचेज प्राइस भी ले लेना। जब भी प्राइस में फर्क आएगा ना तो आपको परचेज प्राइस भी लेना पड़ेगा। क्योंकि मैंने बी पार्ट बाद में डाला ना, तो मैंने ध्यान नहीं दिया इस चीज का, ठीक है। ये इंस्टीट्यूट का ही क्वेश्चन है, मेरे पास नोटेड है, फिर मॉड्यूल में अलग तरीके से दिया हुआ है, देख लो। परचेज प्राइस कितना होगा? एनुअल इंटू एनुअल डिमांड, पूरे साल का पे करोगे। कितनी डिमांड है? 5000, एक बारी में कितना कर रहे हो आप? क्या था परचेज प्राइस? पहले में तो 20 रुपए थे ना, यूनिट प्राइस भी। करना जरा, 1 लाख आ जाएगा तो सीधा। यहाँ टोटल कॉस्ट निकालना,
1,08,000, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5,000 के आप कितने दोगे 12.80। जब भी प्राइस में फर्क आएगा ना, इसलिए डिस्काउंट वाला क्या है, ये बाई चांस जल्दी आ गया तो मैं नहीं चाह रहा था इसको कवर करना, लेकिन आ गया तो अब क्या करें, परचेज प्राइस को डिस्कस करना ही पड़ेगा। ये डिस्काउंट के जो कॉन्सेप्ट्स है ना, ये सब बाद के हैं। अब इंस्टीट्यूट ने डिस्काउंट वर्ड तो बोला नहीं, उसने बोला प्राइस चेंज हो गया तो बताओ। हमने अपनी असम्पशन में पढ़ा था प्राइस चेंज नहीं होना है, अब करा है तो फिर ठीक है, उसमें हमें तीसरे फैक्टर को भी रेलेवेंट मानना है परचेज प्राइस को, जो मैंने बताया था तुम्हें थियोरेटिकली। अब वो प्रैक्टिकली कर लो, फिर 800 का हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे। ऑर्डर कितने बनेंगे यहाँ पे 5,000 डिवाइडेड बाय डी अपॉन क्यू, क्यू कितना है इस बार 250 इंटू 16 और 5,000 into 12.80 एनुअल डिमांड डी इंटू पी, ये परचेज प्राइस है। इस बार सस्ता खरीद रहे हो ना आप, ये आपका क्या कर देगा स्विच कर देगा, इन दोनों में तो फर्क आएगा ही आएगा। वो भी 25 प्राइस देके चलना है। हाँ, पहली बात तो ये आपको टोटल में कंपेयर करना पड़ेगा, बिकॉज ये दोनों ईओक्यू कंपेरेबल नहीं है, दोनों ही ईओक्यू हैं। अभी तक क्या हो रहा था, ईओक्यू के साथ आप अलग अलग यूनिट्स ले रहे थे, 400 कर दे तो 200 कर दे तो ये तो 300 ना, वो अलग सिचुएशन थी, वहां ईओक्यू ही जीतेगा। लेकिन यहाँ पे ईओक्यू दोनों हैं, अलग अलग दाम पे है ना, क्योंकि एक दाम पे तो एक ही ईओक्यू हो सकता है ना, यहाँ पे अलग अलग दाम है तो दोनों अलग अलग ईओक्यू होंगे, तो आपको यहाँ पे तीसरे फैक्टर को भी कंसीडर करना पड़ेगा। यहाँ पे ये सिचुएशन है, देखो पिछले क्वेश्चन में क्या था, इन लास्ट क्वेश्चन वी वर विनिंग एट दिस सिचुएशन एंड वी हैड टू प्रूव कि क्यों हम यहाँ पे नुकसान हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस नहीं बदल रहा था। अब क्या प्राइस बदला है, तो इसका ईओक्यू 200 यूनिट पे और उसका यूनिट ईओक्यू 250 यूनिट पे है, तो कॉस्ट तो इन दोनों की वहां भी मिनिमम ही होगी, बट इसकी मिनिमम और उसकी मिनिमम हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें परचेज प्राइस को साथ में लाना पड़ा कि दाम घट जाएगा तो परचेज प्राइस के साथ क्या फर्क आएगा। मतलब जब भी प्राइस चेंज होगा तो परचेज प्राइस तो प्राइस चेंज होगा तो ईओक्यू तो बदलेगा ही ना, ये दोनों ईओक्यू कंपेरेबल नहीं है, इसलिए हमें टोटल कॉस्ट को लेना पड़ेगा, परचेज प्राइस को लेना पड़ेगा, तब कंपेरेबल हो सकते हैं। ये कितना आ रहा है 250 डिवाइडेड बाई 2.56 है ये, 320 आ रहा है ना। अब तुम देख लो, है तो ईओक्यू इक्वल तो आएंगे यहाँ भी, बट 320 को आप डायरेक्ट कंपेयर नहीं करोगे उससे, ठीक है, इसके लिए आपको परचेज प्राइस भी साथ में लेना पड़ेगा। कितना आ रहा है, ये तो 64,000 आ रहा है, 64,000 और ये कितना आ रहा है 320 आ रहा था 640, तो यहां पे देखो कॉस्ट आ गई कम। डन। एक होमवर्क लिखते जाओ, घर पे कर लेना इसे, ठीक है। का मॉड्यूल का ही क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। ये कंपनी है जिसकी एनुअल डिमांड आपकी, फिर वो अलग अलग हो जाएगा ना, CA/CMA का मॉड्यूल अलग अलग हो जाएगा, इसलिए मैं मॉड्यूल रेफर नहीं करना चाह रहा हूँ। एनुअल डिमांड आपकी 8,000 यूनिट्स है। इसके अलावा ऑर्डरिंग कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर, ₹200 पर ऑर्डर। कॉस्ट पर यूनिट, ये क्या है परचेज प्राइस, ठीक है। कैरिंग कॉस्ट 20%, किसका होगा 20% ये परचेज प्राइस, हाँ कॉस्ट पर यूनिट का, ठीक है। फाइंड ईओक्यू एंड टोटल कॉस्ट। इसमें एक पोर्शन और है, कंपनी हैज बीन ऑफर्ड अ क्वांटिटी डिस्काउंट, क्वांटिटी डिस्काउंट कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट को,
इससे क्या होगा, आपका परचेज प्राइस चेंज हो जाएगा। द मोमेंट परचेज प्राइस चेंजेस, आपको पूरा तीनों एलिमेंट्स को यहाँ पे कंपेयर करना पड़ेगा टोटल कॉस्ट के लिए। अब यहाँ पे बोलता है 4% का आपको हमने क्या दिया है, ट्रेड डिस्काउंट दिया है ऑन परचेजेस, ठीक है। प्रोवाइडेड ऑर्डर साइजेस 4000 components एट अ टाइम। बहुत ध्यान रखना, सेकंड पार्ट में डिस्काउंट का क्वेश्चन ने टच कर दिया, इसमें तुम्हें करके आना है, ये होमवर्क है, फिर मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट क्लास में। इसमें बहुत ध्यान से देखो, पहली बात तो सेकंड पार्ट में उसने ईओक्यू निकालने के लिए नहीं बोला। अगर वो ईओक्यू निकालने के, क्यों, क्योंकि उसने क्वांटिटी दे दी 4000 का ही ऑर्डर था, क्यों आपका क्या हो जाएगा वहां पे 4000। कंपेयर कैसे करोगे, तीनों एलिमेंट से, परचेज प्राइस प्लस ओसी प्लस सीसी, ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट, तीनों से कंपेयर करोगे। अब तुम्हें पता है क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस चेंज हो रहा है। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, पिछले क्वेश्चन में उसने हमें साइज नहीं बताया था, तो हमने ईओक्यू दोबारा कैलकुलेट किया था, याद है, फॉर्मूला लगा के 12.8 समथिंग प्राइस था, तो उसके हिसाब से दोबारा कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करिए, दोबारा ईओक्यू कैलकुलेट करा है। इस क्वेश्चन में अगर मैं ये ना देता तुम्हें, तो तुम्हें ईओक्यू ही कैलकुलेट करना पड़ता दोबारा, और फिर टोटल कॉस्ट निकालनी पड़ती। पर इस बार आपको क्यू क्या लेना है वो भी फिक्स कर दिया, यानी आपको यहाँ पे ईओक्यू निकालने की टेंशन नहीं है। और अब कंपेयर करना है कि ये दोनों में ऑफर हमें लेना है, शुड द ऑफर बी एक्सेप्टेड, ठीक है। क्या ऑफर एक्सेप्ट होना चाहिए, ये आपको देखना है। मैंने कोई बाहर से क्वेश्चंस नहीं कराए, मॉड्यूल के क्वेश्चन है, सीए मॉड्यूल के क्वेश्चन है, ठीक है। सीएमए मॉड्यूल के भी क्वेश्चंस आएंगे इसमें, डोंट वरी अबाउट इट। आज के लिए इतना ही रखे, मैं ज्यादा लंबा लेक्चर नहीं रखना चाह रहा हूँ, 1 घंटे का हो चुका ऑलरेडी, ठीक है। चलो बाय बाय।